हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। फिर से हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं, इज मार्क्सिज्म स्टिल रिलेवेंट टुडे और नॉट, कि क्या मार्क्स जो है आज रिलेवेंट है कि नहीं है। फिर से वही वाली बात कि माय ऑब्जेक्टिव इज नथिंग, आई वांट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 2 है। बाकी बहुत लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। फिर से अगर आप चाहेंगे तो इसका पार्ट नंबर 3 आएगा, जिसमें हम लेबर की प्रॉब्लम को मार्क्स की थियरी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया। अब देखो, बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस बात को समझो कि अगर आप मार्क्स को समझना चाहते हैं तो बिना एडम स्मिथ को समझे आप मार्क्स को कभी नहीं समझ सकते हैं। देखो, एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी एक किताब थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देखो, 1790 में एडम स्मिथ का डेथ हुआ और 1818 में जो है मार्क्स का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मार्क्स ने और एडम स्मिथ ने कभी एक दूसरे को फेस नहीं किया। लेकिन जो मार्क्स है, मार्क्स ने जितनी भी अपनी थियरी दी उसमें एडम स्मिथ को बहुत लपेट के लिया, ठीक है, अपनी थियरी में। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये समझना है कि एडम स्मिथ कौन था और उसकी थियरी क्या थी, और उसकी थियरी से लेबर का कैसे एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और फिर मार्क्स क्यों आया जो लेबर को बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म बेस्ड ऑन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देखो, जो ये पीली वाली लाइन है इसको अभी हम नहीं समझेंगे। ठीक है, पीली वाली लाइन को अभी हम नहीं समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स वो बेसिकली क्या है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग जो है वो एडम स्मिथ के बुक से होती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है बेसिकली वो किन प्रिंसिपल पे बनी है, वो प्रिंसिपल पे बनी है। सबसे पहला चीज लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का मतलब सिंपल सा होता है कि लेजिस्फेयर इज अ वर्ड विच मीन्स कि भाई, जब भी आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट देयर इज अ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें कि रिसोर्सेज, अब इसी रिसोर्स से अगर हम बात करते हैं तो गुड्स और सर्विस का क्या होता है, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज। और यही हमको चाहिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो जितना भी रिसोर्स है, इस रिसोर्स का हम 3 चीज करते हैं। सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है प्रोडक्शन, फिर दूसरे नंबर पे होता है उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस, फिर इसके बाद लास्ट में होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 3 चीजें आपको अपने खोपड़े में अच्छे तरीके से क्या करनी है, पिन करके रखनी है कि अगर कोई भी रिसोर्स होगा तो उस रिसोर्स से कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस बनेगी। फिर उस गुड्स एंड सर्विस का पहले बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। फिर उस गुड्स एंड सर्विस का प्राइस डिसाइड किया जाएगा और अल्टीमेटली उस गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोई भी जो प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रोडक्शन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो मार्केट करेगा, ना कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि 2 ही प्लेयर होते हैं, या तो गवर्नमेंट या तो मार्केट। जो भी आप गुड्स एंड सर्विस मार्केट में देख रहे हो उसका सप्लाई नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, या तो वो सरकार आपको प्रोवाइड करती है या तो बाजार प्रोवाइड करता है। तो एडम स्मिथ का जो क्लासिकल प्रिंसिपल है कैपिटलिज्म का, इज बेस्ड ऑन लेजिस्फेयर, मतलब उसमें गवर्नमेंट का रोल कम होगा, मार्केट का रोल ज्यादा होगा, और जितना भी काम होगा वो इनविजिबल हैंड पे चलेगा। इनविजिबल हैंड जो है एक टेक्निकल वर्ड है, इसका बेसिकली मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि मार्केट जो है बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पे चलता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्स या मार्केट मैकेनिज्म। और मार्केट मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। और एडम स्मिथ ने ये कहा कि बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, इनविजिबल हैंड और मार्केट का एक्टिव रोल, ये एक इक्विलिब्रियम लेके आएगा प्रोड्यूसर, वर्कर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, और कंपटीशन को बढ़ाएगा और साथ ही साथ मोनोपोली को क्या करेगा, रोकेगा, कि जो रिसोर्स है उसके ऊपर किसी एक ही बंदे का कंट्रोल है उसको रोकेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ और यहीं से कैपिटलिज्म की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। अब ये बात करते हैं कि कैपिटलिज्म तो बिगिनिंग में इसलिए आया कि भाई वो ये सारी चीजें करेगा, मार्केट के रोल को बढ़ाएगा, इनविजिबल हैंड मतलब डिमांड और सप्लाई पे काम होगा, प्रोड्यूसर, वर्कर और कंज्यूमर के बीच में एक इक्विलिब्रियम लेके आएगा, और कंपटीशन को प्रमोट करेगा, मोनोपोली को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन समय बीतने के साथ अगर हम ये देखा जाए तो कैपिटलिज्म ने लोगों को बहुत सारे नोबेल ड्रीम्स तो दिखा दिए। कैपिटलिज्म प्रेजेंटेड नोबेल ड्रीम्स टू कॉमन मैन लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यही जो कैपिटलिज्म है, बेसिकली ये जो कैपिटलिज्म आया, ये कैपिटलिज्म क्यों आया, इसलिए आया ताकि ये फ्यूडलिज्म को सप्रेस कर सके। क्योंकि जब तक ये सामंतवादी प्रथा को
क्या करते हैं, सप्रेस नहीं करेगा, तब तक ये आगे नहीं निकलेगा। तो ये नोबेल नोबेल ड्रीम्स लेके आया। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि कैपिटल का रोल बढ़ गया, और कैपिटल का रोल बढ़ गया, और जो लेबर है उसको रिप्लेस करना जो है स्टार्ट कर दी कौन, मशीनरी। इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो लेबर को जो वेज है वो कम मिलने लगा, और उससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्लाइन होना क्या कर गया, शुरू हो गया। तो व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म जो है अब कैपिटल को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और लेबर को रोक के, मतलब अब लेबर के जगह मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, और साथ ही साथ उनको कम वेज मिलने लगी, और इसके वजह से जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लेबर्स का वो गिरना क्या हो गया, शुरू हो गया। मतलब अगर हम ये बात ध्यान से देखें कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो इस बात के लिए आई थी कि कैपिटलिस्ट और लेबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब कैपिटलिस्ट वर्कर के लिए काम करेगा, वर्कर कैपिटलिस्ट के लिए काम करेगा, और इसके हिसाब से जो प्रोडक्शन होगा उसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, चाहे वो नीचे के लेवल का हो चाहे ऊपर के लेवल का हो। लेकिन अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मशीन का इन्फ्यूजन जो है अपने मार्केट में करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, और इसके वजह से बेसिकली क्या हुआ कि जो वर्कर है वो कैपिटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और एक तरीके से आप कहो कि वर्कर का कमोडिटिफिकेशन स्टार्ट हो गया, और वर्कर जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे फैक्ट्रीज में बच्चों से, प्रेग्नेंट वुमेन से, सबसे काम कराया गया, और जबरदस्ती काम कराया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, और जितना फायदा हो सके वर्कर को पैसा कम दो, और उसका जो फायदा है वो कैपिटलिस्ट क्लास के पास पहुंचाओ, और आगे बढ़ते जाओ। कौन, कैपिटलिस्ट क्लास। अब देखो, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बात और आपको जाननी पड़ेगी कि मार्क्स के पहले के कुछ थिंकर्स को आपको जानना जरूरी है, कि प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स, ठीक है, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर एक विश्वास जगा रहे हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म अच्छा है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। अब वो लेबर के एक्सप्लॉयटेशन को किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एडम स्मिथ की तो बात आपने समझी ली कि बेसिकली एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल दिया था अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब मैं इन दो बंदों की बात करूंगा, एक माल्थस की बात करूंगा और एक डेविड रिकार्डो की बात करूंगा। अब इन दोनों को कोरिलेट करके फिर आगे के जो है और थिंकर्स के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके बाद मार्क्स के बारे में हम समझेंगे। तो देखो, जो डेविड रिकार्डो करके बंदा है, इसने अपनी एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम था द आयरन लॉ ऑफ वेजेस। सोचो, अब देखो, ये जो बंदे हैं, अगर मैं डेविड रिकार्डो की बात करूं, दिस मैन इज डेविड रिकार्डो, दिस मैन इज माल्थस। प्रोफेसर माल्थस बहुत फेमस है, जिसने पॉपुलेशन की थियरी दी थी। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं, डेविड रिकार्डो की थियरी को समझते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड द वर्ड थियरी ऑफ माल्थस, एंड देन वी कोरिलेट बोथ थिंग। इसके बाद में हम मार्क्स की बात करेंगे, क्या कि मार्क्स क्यों आए, हमने जानना है कि मार्क्स मार्केट में क्यों आए। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं एंड देन आई ट्रांसलेट इट इन हिंदी, ठीक है। कि देखो, कि इन अ नेचुरल एडवांस ऑफ सोसाइटी द वेज ऑफ द लेबर विल हैव a tendency to fall as far as they are regulated by supply and demand. For the supply of laborers will continue to increase at the same rate, while the demand for them will increase at the slower rate. I say that under these circumstances, wages would fall if they were regulated only by the supply and demand of the laborers. But we must not forget that wages are regulated by the price of the commodity on which they are expended. This line is very important. लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे हम और एक लाइन पढ़ते हैं, फिर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। कि एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस these necessary will be constantly rising in price because more labors will be necessary to produce them. If then the money wages of labor should fall while every commodity on which the wages of labor were expended rose, the laborers would be doubtly affected and would be soon totally deprived of substance. These then are the laws by which wages are regulated and by which the happiness of far the greatest part of every community is governed. Like all other contract wages should be left to the fair and free competition of the market and should never be controlled by the interference of the legislature. And again the last line is very important of that para. कि देखो,
डेविड रिकार्डो अब कैसे बेसिकली क्या कर रहा है कि कैपिटलिज्म को बचा रहा है। दिस मैन हाउ सेव कैपिटलिज्म इन अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है ना। मतलब ये एडम स्मिथ के प्रिंसिपल को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहा है और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को फिर से बढ़ाना चाहता है और लेबर के एक्सप्लॉइटेशन को नहीं ध्यान दे रहा है, बल्कि उसको कैसे बचा रहा है कैपिटलिज्म को, वो समझते हैं। कि इसने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप लेबर के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप उनको ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है ना, अगर आप उनको ज़्यादा पैसा देंगे तो हो सकता है कि वो उस ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल जो है वो गलत चीज़ों पे करना स्टार्ट कर दे। लाइक उनके अंदर एल्कोहलिज्म ज़्यादा बढ़ जाए कि पता चला दिन भर फैक्ट्री में काम किया और सैलरी पाई एक दिन और इसके बाद क्या बोलते हैं रात में दारू पिया, दारू पी के सो गए। द सेम थियरी अप्लाइज राइट नाउ। ये भी आप याद रखिए, ऐसा नहीं कि ये थियरी गलत है कि आप लेबर के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि लेबर को आप बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे तो उस ज्यादा पैसे का इस्तेमाल वो और कहीं दूसरी जगह पे करना स्टार्ट कर देगा, लाइक गैम्बलिंग करना शुरू कर देगा, लाइक वो क्या बोलते हैं एल्कोहलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी अगर फैक्ट्री में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उस समय तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी कि उस समय तो 15 18 घंटे 17 घंटे जो है लोग क्या करते थे, काम करते थे किसमें, फैक्ट्रीज में। तो अब उसके बाद जब वो सोने जाएंगे तो बिना वाइन के वो सो नहीं पाएंगे। तो पता चला एक दिन की जितनी कमाई हुई उन्होंने क्या कर दिया, एल्कोहलिज्म और गैम्बलिंग में उड़ा दिया। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप मनरेगा में सबको आप नौकरी आज दे रहे हैं तो ये भी है कि मनरेगा का एक वर्कर दिन भर काम करेगा और इसके बाद रात में पाउच पिएगा, पाउच पी के क्या कर जाएगा, सो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे क्या है कि ऐसा नहीं कि, लेकिन ये कैपिटलिज्म को बचा रहा है, ये कैपिटलिज्म को बचा रहा है कि rather increasing the standard of living of the laborers, now he save capitalism। क्योंकि अब लेबर के साथ इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था कि कहीं ना कहीं उस जमाने में ये बात स्टार्ट होना क्या हो गई, शुरू हो गई। और इसी के साथ जो है जो पॉपुलेशन थियरी है माल्थस की, जो एक निराशावादी कॉन्सेप्ट था माल्थस का, उनका क्या कहना था कि भाई देखो दुनिया में जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है और जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि अगर हम इसको ऐसे लाइन से ड्रॉ करके समझाएं कि मान लो कि दिस इज अ लाइन ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड दिस इज अ लाइन ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दिस वन इज ज्योमेट्री प्रोग्रेशन एंड दिस वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक दिन ऐसा होगा कि ये लाइन मिसमैच कर जाएगी और जो ये आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, ऊपर से कोई आएगा मतलब भगवान आएंगे और ये सारी पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये भी इसका एक मतलब इसका इशारा आप समझ रहे हैं कि इसका इशारा क्या है कि जो ये एक्स्ट्रा वर्कर है इनको आप फैक्ट्री में लगाओ, ये काम ज्यादा करें, समझ में आया कि नहीं है, और इनको पैसा कम दो और इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को भी क्या रखो, कब रखो। इसका सारा उस साइड था, लेकिन इसका भी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है, एक तरीके से निराशावादी है। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को लेके नॉर्मल ई बोरलॉग फ्रॉम जर्मनी, जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन का जन्म किया, तो ये एक निराशावादी कॉन्सेप्ट था जो इसने अपनी किताब लिखी थी, अपना एक ऐसे लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इट अफेक्टेड द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी विद रिमार्क ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ मिस्टर गुडविन, मिस्टर गॉड्सरेट एंड अदर राइटर्स, जिसने मिल के लिखा था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने कहा कि अगर आप इस तरीके से पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे तो क्या बोलते हैं गरीब सूखा पड़ेगा, गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। मतलब वो एक साइड में, मतलब नाउ बोथ पीपल आर सपोर्टिंग कैपिटलिज्म रेदर देन इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर्स, कि लेबर के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की जगह ये क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से इसके बाद हम और भी चीज़ें बताएंगे, बट यू हैव टू बी कमेंटेड एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू कि आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आऊँ कि नहीं आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।